डाटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हम एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो किस तरह से काम करता है यूजिंग सिग्मार्ड एक्टिवेशन फंक्शन। उसके बाद हमने शैलो नेटवर्क्स को थोड़ा एक्सप्लोर किया, देन वी केम टू डीप नेटवर्क्स। अभी इस वीडियो से ऑनवर्ड, इस वीडियो में वो अगली कुछ वीडियोस के अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे डीप लर्निंग के। इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि ट्रेन डेव टेस्ट सेट्स जो हैं उनका क्या पर्पस होता है। सेकंडली हम बायस और वेरिएंस को डिस्कस करेंगे। फिर हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस देखेंगे जिसको यूज़ करते हुए डीप लर्निंग सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। देन रेगुलराइजेशन को डिस्कस करेंगे कि रेगुलराइजेशन जो है वो क्या होती है और उसका डीप लर्निंग के अंदर जो है वो क्या रोल है। देन ड्रॉप आउट जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसी तरह से कुछ और रेगुलराइजेशन के मेथड्स हैं। हम ये देखेंगे कि रेगुलराइजेशन क्या होती है और वो जो मेथड्स हैं उनका क्या पर्पस है और कैसे जो है वो अ, हमारे जो हमारा जो न्यूरल नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है उसकी लर्निंग को कैसे बेहतर जो है वो करती हैं या रेगुलराइज करती हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने देखा था कि अप्लाइड मशीन लर्निंग जो है या अप्लाइड डीप लर्निंग जो है ये एक हाईली आइटरेटिव प्रोसेस है। इसमें हमें ये खुद से डिसाइड करना होता है, जैसे कि हमने हाइपर पैरामीटर का नाम दिया था कि नंबर ऑफ लेयर्स जो हैं वो कितनी होंगी नेटवर्क के अंदर। इसी तरह से नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स जो हैं वो कितने होंगे इन ईच लेयर। लर्निंग रेट्स कौन से यूज़ करने हैं, जो कि अल्फ़ा हम देखते आ रहे हैं कि अल्फ़ा स्टेप साइज़ होता है ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिदम का। तो उसका क्या साइज़ रखना है, 0.01 रखना है, 0.001 रखना है या क्या उसकी वैल्यू रखनी है। एक्टिवेशन फंक्शंस हमने देखा कि सिग्मॉइड भी आप यूज़ कर सकते हैं, एनएच भी कर सकते हैं, रेलू भी कर सकते हैं। तो कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करें कि हमारा जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हम जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएँ, उसकी लर्निंग जो है बेहतर हो, यानी कि एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स हैं। अब होता क्या है कि एक आइडिया की बेस पे काम स्टार्ट होता है, सिंपलेस्ट लेट्स से एक लेयर के साथ और उसमें कुछ नंबर ऑफ लेट्स से 100 न्यूरॉन्स के साथ जो है वो आप एक आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं, उस पे ट्रेनिंग करवाते हैं और उस पे कोड करवाने के बाद जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक परफॉर्मेंस जो है उसकी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अ, उस आर्किटेक्चर पे कितनी एक्यूरेसी जो है वो आ रही है, क्या परफॉर्मेंस जो है आप अचीव कर रहे हैं। उसकी बेस पे आप थोड़ा फर्दर आइडिया जो है उसको इम्प्रूव करते हैं, लेट्स से नंबर ऑफ लेयर्स ऐड कर लेते हैं या नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। दोबारा उसको कोड करते हैं और इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है जो चलता रहता है जब तक कि आप सैटिस्फाई नहीं हो जाते कि अब मेरी एक्यूरेसी जो है वो अप टू द मार्क है। इस पर्पस को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने डाटा को 3 सेट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमारा जो टोटल डाटा है वो ट्रेनिंग सेट, होल्ड आउट, क्रॉस वैलिडेशन सेट कहते हैं उसको या डेवलपमेंट सेट कहते हैं या डेव सेट भी कहते हैं उसमें, और टेस्ट सेट। इन 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? ट्रेनिंग सेट जो है, वो तो जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि मॉडल को ट्रेन करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। होल्ड आउट या डेवलपमेंट सेट जो है, वो हमारे मॉडल को ट्यून करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे-जैसे हम अपने मॉडल में चेंजेस लेके आते हैं, उसमें लेयर्स, न्यूरॉन्स ऐड करते हैं या अल्फ़ा रेट चेंज करते हैं, उसके बेस पे जो इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, उसको हम अपने वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन सेट पे या डेवलपमेंट सेट पे उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, ठीक है? कभी भी हम ट्रेनिंग डाटा के ऊपर ही जो है वो उसको एक्यूरेसी चेक नहीं करते, ठीक है? क्योंकि वही डाटा तो हमने उसको फीड इन किया है, उसकी बेस पे ही तो उसने जो है वो फीचर्स, रिप्रेजेंटेशंस और लर्निंग की है सारी की सारी। तो उस डाटा को हम यूज़ नहीं करते, हम एक अलहदा से हम एक डाटा रख लेते हैं और उस डाटा को हम जो है टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं।
अब इसमें थोड़ा-सा मसला ये आता है कि वो जो डेवलपमेंट सेट या होल लोड क्रॉस वैलिडेशन सेट है, उस पे वो मॉडल तो ट्यून हो जाता है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड के अंदर कैसे काम करेगा, इस पर्पज़ के लिए एक अलहदा से एक टेस्ट सेट रखा होता है। जब हम अपने मॉडल को एक बेहतर हालत में ले आते हैं, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है, तो फाइनली हम उसको फिर टेस्ट सेट पे भी एक दफ़ा टेस्ट करके देख लेते हैं कि अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी आ रही है या रियल वर्ल्ड के अंदर ये कैसे जो है वो कैसी परफॉर्मेंस देगा। तो मशीन लर्निंग के अंदर जो है नॉर्मली 70-30 परसेंट की जो है वो कह लें कि 2 पार्टीशंस भी की जाती हैं, ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा के लिए, या 60-20-20 का स्प्लिट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये 2 तरह के स्प्लिट जो है ये यूज़ होते हैं, यानी कि ये भी हो सकता है कि आप ट्रेनिंग सिर्फ़ 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 70% जो है वो ट्रेनिंग करवा लें और 30% जो है वो टेस्ट करवा लें, या आप 60% डाटा पे जो है वो ट्रेनिंग करवा लें और 20% जो है वो डेवलपमेंट के लिए रखें, डेवलपमेंट सेट के लिए, और 20% जो है वो टेस्ट सेट के लिए रखें। ये जो स्प्लिट है ये पहले काफ़ी पॉपुलर रहा है कि 70% 30% या 60-20-20 का जो स्प्लिट है। लेकिन अब जो है डेटा सेट्स जो हैं उनका साइज़ बहुत बढ़ गया है। अब मिलियन से और मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो डेटा सेट का जो है वो साइज़ है। तो इस सिनेरियो के अंदर अब नॉर्मली ये वाला स्प्लिट जो है ये यूज़ नहीं होता। और डीप लर्निंग के लिए, क्योंकि डीप लर्निंग जो है वो बिग डाटा पे ही ख़ास तौर पे जो है वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस देती है। तो इसके लिए ये सूट नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम नॉर्मली 98% जो है वो ट्रेनिंग डाटा यूज़ करते हैं और 1% जो है वो डेवलपमेंट और 1% जो है वो टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ का ख़्याल रखा जाता है कि जो ट्रेन और टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो डेवलपमेंट और टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट नहीं हो सकती, ठीक है? यानी कि कहने का मकसद ये है कि लेट्स से आपकी ट्रेनिंग जो सेट है उसमें कैट की पिक्चर्स हैं, ठीक है? और आपने वो वेब पेजेस से ली हुई हैं। वेब पेजेस पे नॉर्मली हाई रेज़ोल्यूशन की जो है वो इमेजेस अवेलेबल होती हैं। इसके मुकाबले में आपका जो डेवलपमेंट और टेस्ट सेट है, वो लेट्स से यूज़र्स ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से या आप एक ऐप डेवलप कर रहे हैं, उससे पिक्चर्स ली हुई हैं और वो लेट्स से हाई रेज़ोल्यूशन नहीं है, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि ट्रेनिंग सेट जो है, उस पे जब ट्रेनिंग करवा के हम डेव सेट पे उसको ट्यून करते हैं, उसको परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके और दोबारा से हम उसको उसके पैरामीटर्स हाइपर पैरामीटर्स को जो है वो चेंज करके दोबारा से ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ट्रेन सेट और डेव सेट डिफरेंट हो सकता है। उसके जो उसके अंदर जो डाटा है उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। लेकिन डेव सेट और टेस्ट सेट जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपने जब डेव टेस्ट पे उसको डेव सेट पे उसको अपने मॉडल को इवैल्यूएट करना है, और उसके बाद उसको लेके जाना है फाइनली टेस्ट सेट पे, तो ये चीज़ आपको इंश्योर होनी चाहिए कि डेव सेट में जिस तरह की इमेजेस पड़ी हुई हैं, एक्चुअली टेस्ट सेट में भी उसी तरह की इमेजेस पड़ी हुई हैं। तभी वो जो है अगर डेव सेट पे सही परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टेस्ट सेट पे भी सही परफॉर्मेंस देगा। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप डेव और टेस्ट 2 सेट्स बनाएँ। अगर टेस्ट सेट ना भी हो, खाली डेवलपमेंट सेट भी हो, तो वो भी यूज़फुल है, वो भी यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो 2 हिस्सों में भी आप अपने डाटा को डिवाइड कर सकते हैं और उसमें फिर आपका डेव सेट जो है, वो डिफरेंट भी थोड़ा-सा हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डिफरेंट हो सकती हैं फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट। ठीक है? नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि बायस और वेरिएंस जो है ये क्या होती है। बायस और वेरिएंस जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमें एक तरह से कह लें कि डायरेक्शन देता है कि हमने नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है जब हम एक मशीन लर्निंग का या डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट जो है उस पे काम कर रहे होते हैं।
तो बायस और वेरिएंस जो है वो हमें गाइड करती है। अब बायस और वेरिएंस जो है वो क्या है? उसके लिए हमें इस डायग्राम से जो है कुछ हेल्प मिलेगी। यहाँ पे 3 आपको डिफरेंट जो है वो अ, डायग्राम्स नज़र आ रहे हैं और इसके अंदर तीनों में सेम डाटा जो है अभी आपको नज़र आ रहा है। जो हाई बायस जो मॉडल होता है, वो एक सिंपल मॉडल होता है, ठीक है? और सिंपल मॉडल से मुराद है कि लेट्स से वो एक स्ट्रेट लाइन मॉडल होगा, जो कि एक लीनियर जो है वो लीनियरली जो है वो डाटा को सेपरेट कर रहा है, ठीक है? तो लीनियरली सेपरेट करने से क्या होगा कि वो प्रॉपर्ली उस डाटा की करैक्टरिस्टिक्स को मॉडल नहीं कर पा रहा, उस पे डिसीजन बाउंड्री जो है वो सही जगह पे नहीं डिफाइन कर पा रहा। ऐसे मॉडल को हम कहते हैं कि ये अंडरफिट कर रहा है, ठीक है? अंडरफिट जो है वो इसको कर रहा है। दूसरे एक्सट्रीम पे ओवरफिटिंग होती है। ओवरफिटिंग या जिसे हम हाई वेरिएंस भी कहते हैं, इसका ये मतलब है कि मॉडल जो है वो बहुत रिजिड होके और एक-एक एग्ज़ाम्पल को जो है वो सेपरेट आउट कर रहा है, तो इसे हम ओवरफिटिंग कहते हैं या हाई वेरिएंस कहते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर या डीप लर्निंग के अंदर हमें इस तरह का मॉडल चाहिए होता है, हमें ये जो सेंटर में है जस्ट राइट, इस तरह का मॉडल जो है ये चाहिए होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ऑल्दो जो जस्ट राइट वाला या सेंटर वाला मॉडल है उसने एक एक आध एग्ज़ाम्पल को छोड़ भी दिया, लेकिन वो जनरलाइज़ेशन इतनी अच्छी कर रहा है कि जनरल ट्रेंड एक जो है, वो उसको जो है उसको उसने आइडेंटिफ़ाई कर लिया। जबकि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो दोनों मॉडल्स हैं, वो उस रिलेशनशिप को जनरलाइज़ नहीं कर सके और वो बहुत स्पेसिफ़िक हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जनरल हैं, ठीक है? तो हम कुछ इस तरह का मॉडल जो है वो चाह रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हाई बायस और हाई वेरिएंस का। हाई बायस के अंदर जो है वो नॉर्मली कम पैरामीटर्स होते हैं मॉडल के अंदर, यानी कि आप अगर एक सिंपल शैलो नेटवर्क यूज़ कर लेते हैं या सिंगल न्यूरॉन जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हमने देखा, वो यूज़ करते हैं तो आपका जो मॉडल है उसमें नॉर्मली हाई बायस होगी। इसी के मुकाबले में अगर आप बहुत ज़्यादा लेयर्स या बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स यूज़ करते हैं, जैसे-जैसे आपके पैरामीटर्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे हाई वेरिएंस के या ओवरफिटिंग के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। अब बायस और वेरिएंस जो है वो हमें किस तरह से हेल्प करती है, ठीक है? अब लेट्स से एक बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है हमारे पास और उसको हम उस पे हम ट्रेन करवाते हैं उस डाटा पे हम एक मॉडल को ट्रेन करवाते हैं और उसको फिर उसकी एक्यूरेसी जो है या उसका एरर जो है वो चेक करते हैं कि ट्रेन सेट पे उसका क्या एरर जो है वो आ रहा है और डेव सेट पे उसका क्या एरर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एरर है ट्रेन सेट पे वो 1% है और डेव सेट पे जो है वो एरर जो है वो 11% है। इट मीन्स कि ट्रेनिंग सेट पे तो बहुत अच्छे तरीके से उसने उसको जो है वो किया हुआ है, कह लें कि मॉडल किया हुआ है, लेकिन डेव सेट जो है उस पे एरर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये क्योंकि इतना डिफरेंस आ रहा है ट्रेन सेट और डेव सेट के दरमियान, तो इसे हम कहेंगे कि ये हाई वेरिएंस है यहाँ पे। ठीक है, हाई वेरिएंस का क्या मतलब है कि ओवरफिटिंग हुई हुई है। ट्रेन सेट पे तो एरर जो है वो बहुत कम आ रहा है, ओवरफिटिंग हुई हुई है लेकिन प्रॉपर जनरलाइजेशन जो है वो नहीं है, ठीक है? यानी कि जो राइट साइड पे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा डायग्राम, ये उसकी एक एग्जांपल है। इसी तरह से अगर हमारी जो ट्रेन सेट की का जो एरर है लेट्स से वो 15% आ रहा है और डेव सेट का जो एरर है वो 16% आ रहा है। इट मीन्स कि इनमें आपस में डिफरेंस तो बहुत कम है। इट मीन्स कि जो एरर ट्रेन पे आ रहा है तकरीबन उसके करीब-करीब एरर जो है वो डेव पे भी आ रहा है। इट मीन्स कि ये मॉडल जो है ये हाइली बायस्ड है। हाई बायस्ड क्यों है? क्योंकि ये बड़ा सिंपलेस्ट मॉडल है और इसने ट्रेनिंग सेट पे ही जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ये नहीं दे सका। अगर हमारी ट्रेन सेट पे जो एरर है वो 15% आता है और डेव सेट पे जो एरर है वो 30% आता है।
तो इसका ये मतलब है कि वेरिएंस भी ज़्यादा है और बायस जो है वो भी ज़्यादा है, ठीक है? और फाइनली अगर हमारा जो ट्रेन पे एरर है वो 0.5% आता है और डेव सेट पे एरर जो है वो 1% आता है, तो इसमें हमारी बायस भी लो है और वेरिएंस भी लो है और नॉर्मली हम यही वाला जो केस है ये चाह रहे होते हैं कि हमारी जो बायस है वो भी लो हो और वेरिएंस जो है वो भी लो हो। अच्छा, अब ये जो वेरिएंस और बायस का कांसेप्ट है या ये जो हमने स्प्लिट किया ट्रेन और डेवलपमेंट सेट के अंदर अपने डाटा को, ये हमें हेल्प करता है एक अपने डीप लर्निंग के सिस्टम को इम्प्रूव करने के हवाले से। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो मॉडल है उसमें हाई बायस तो नहीं है। अगर हाई बायस है तो हम क्या करते हैं, हम बिगर नेटवर्क यूज़ करेंगे, ठीक है? ज़्यादा पैरामीटर्स जिसमें हों, जिसमें ज़्यादा लेयर्स हों, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पर लेयर हों, ठीक है? या हम कोई डिफरेंट आर्किटेक्चर जो है वो न्यूरल नेटवर्क का वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। अगर हाई बायस नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम चेक करेंगे फॉर हाई वेरिएंस, ठीक है? अगर हाई वेरिएंस है, तो फिर हम क्या करेंगे? हाई वेरिएंस का जो हल है वो ये है कि हम ज़्यादा डाटा जो है वो यूज़ करें। यहाँ पे हम रेगुलराइज़ेशन जो है वो यूज़ करें, ठीक है? रेगुलराइज़ेशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं अभी। लेकिन मोर डाटा जो है वो सूटेबल है हाई वेरिएंस के लिए, ठीक है? आप इस सिस्टमैटिक प्रोसेस का फ़ायदा ये होता है कि अगर अगर आपकी जो बायस है वो हाई है और आप जितना मर्ज़ी ज़्यादा डाटा कलेक्ट करते रहें, कभी भी आप अपने सिस्टम की परफ़ॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो ज़्यादा डाटा आप ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे, वो आपकी वेरिएंस को जो है वो कम करने में हमें फ़ायदा देगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बायस को भी कम करने में हमें हेल्प करें। तो मॉडल है ही इतना सिंपल कि वो ट्रेनिंग डाटा पे ही जो है वो बेहतर परफ़ॉर्मेंस नहीं दे रहा, ठीक है? तो इसलिए ये हमें एक तरह से इस सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है, ये एक जो फ्लो बनाया हुआ है मैंने वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि डीप लर्निंग के अंदर एक ट्रेड ऑफ हो बायस और वेरिएंस के अंदर। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है कि आप बायस जो है उसको कम करें तो वेरिएंस जो है वो बढ़ जाए या वेरिएंस को कम करें तो बायस बढ़ जाए, ठीक है? इसमें जो डीप लर्निंग है इसके अंदर एक ही वक़्त में आप बायस और वेरिएंस दोनों को जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप अपने नेटवर्क को अगर नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफरेंट आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी बायस भी कम हो जाए और वेरिएंस भी जो है वो कम हो जाए। ये डिफरेंट है ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से, क्योंकि ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग के अंदर इसमें एक ट्रेड ऑफ होता था नॉर्मली। अगर आप बायस को कम करते थे तो वेरिएंस बढ़ जाती थी, वेरिएंस को कम करते थे तो बायस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती थी, ठीक है? रेगुलराइज़ेशन जो है उसकी क्या एग्ज़ाम्पल है, रेगुलराइज़ेशन क्या होती है जी? लॉजिस्टिक रिग्रेशन की सिंपल एग्ज़ाम्पल को हम लेके चलते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने ये देखा था कि कॉस्ट हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं। हमारा एक कॉस्ट फंक्शन होता है, जिसमें हम लॉसेस ओवर ऑल द एग्ज़ाम्पल जो है वो कंप्यूट करके उसकी एवरेज ले लेते हैं। रेगुलराइज़ेशन में हम एक रेगुलराइज़ेशन जो पैरामीटर है लैम्ब्डा वो ऐड करते हैं और उसकी भी एवरेज ले लेते हैं और जो वेट्स हैं हमारे सारे के सारे, उनकी नॉर्म जो है वो ले लेते हैं, ठीक है? उनकी नॉर्म जो है वो लेने किस तरह ले सकते हैं हम? उनकी नॉर्म लेने के लिए हम डब्ल्यू जो है सारे के सारे कंपोनेंट्स उनका स्क्वायर लेके उनका सम ले लेते हैं, ठीक है? या डब्ल्यू ट्रांसपोज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं डब्ल्यू से, तो वो उसकी नॉर्म आ जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे होता क्या है कि हम लैम्ब्डा जो है उसकी एक बड़ी वैल्यू, ये भी एक हाइपर पैरामीटर है। तो लैम्ब्डा की एक बड़ी वैल्यू हम सेट करते हैं, जिसके नतीजे में जब इसकी ग्रेडिएंट डिसेंट ऑप्टिमाइज़ेशन करता है, तो वो डब्ल्यू की बहुत छोटी वैल्यू जो है वो जो है वो सेट करता है, ठीक है? या उस डायरेक्शन में मूव करता है, जहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू बहुत छोटी होती है, क्योंकि लैम्ब्डा उससे मल्टीप्लाई होके एक बड़ी वैल्यू दे रहा है और ओवरऑल ग्रेडिएंट डिसेंट जो है, वो इस पूरे के पूरे फ़ंक्शन का मिनिमा जो है वो सर्च कर रहा होता है।
तो वो डब्ल्यू की ऐसी वैल्यूज़ या उसको उस डायरेक्शन में लेके जाता है, यहाँ पे डब्ल्यू के सारे पैरामीटर्स की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो रेगुलराइज़ेशन जो है, इसको L2 रेगुलराइज़ेशन जो है वो कहते हैं। जिस तरह से मैंने कंप्यूट किया है, एक और भी रेगुलराइज़ेशन होती है जिसे L1 रेगुलराइज़ेशन जो है वो कहा जाता है। तो इस सेम पैटर्न पे हम न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर जो है वो रेगुलराइज़ेशन जो है वो कंप्यूट किस तरह से करते हैं कि हम जो हमारे जितने भी हमारे वेट के मैट्रिसेस हैं, उनका हम जो है वो एक्चुअली स्क्वायर लेके और उसको सम कर लेते हैं उस लेयर के और पिछली लेयर के, यानी कि पूरा जो मैट्रिक्स बन रहा है हमारा एक लेयर का, वो उस लेयर और पिछली लेयर के उसकी डायमेंशन होती है ना, तो उन वेट्स का हम स्क्वायर लेके उनको सम कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पे हमारा रेगुलराइज़ेशन जो है हमने वो ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक है? तो रेगुलराइज़ेशन को फिर जनरलाइज़ अगर हम करें तो जनरली होता क्या है कि अ, जब हम इसमें डब्ल्यू जो है, मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू जो है अगर हम पैरामीटर्स हमारे कम होते हैं तो वो उसमें हाई बायस आ जाती है, और जैसे-जैसे पैरामीटर्स बढ़ते जाते हैं, तो मॉडल जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है और वो ओवरफिट करने लगता है, ठीक है? लेकिन रेगुलराइज़ेशन क्या करती है, रेगुलराइज़ेशन बहुत सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज़ जो है उनको बहुत कम कर देती है। लेट्स से ये नीचे वाले जो यहाँ पे ये न्यूरॉन्स हैं, ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं, इनकी वैल्यू अगर हम ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दें और सिर्फ़ ये ऊपर वाला जो पाथ है, सिर्फ़ इधर से फॉरवर्ड प्रोपगेशन हो रही है और बैकवर्ड प्रोपगेशन हो, और इधर से सारी इस तरह से ये वाला जो पार्ट है ये ट्रेन हुआ हो और इनका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत नेग्लिजिबल हो, तो होगा क्या कि ये एक सिंपल मॉडल बन जाएगा। यानी कि इस फॉर्म से ये इस फॉर्म में, जो जस्ट राइट वाली फॉर्म है, उसके अंदर जो है वो आ जाएगा। तो ये एक रीज़न है जिसकी वज़ह से रेगुलराइज़ेशन जो है वो ओवरफिटिंग से या हाई वेरिएंस से जो है वो हमें हेल्प करती है अवॉइड करने को उसको। और दूसरी एक इंट्यूशन इस तरह से भी आप इसकी ले सकते हैं कि जो अगर हम एक्टिवेशन फ़ंक्शन जो है वो 10H यूज़ कर रहे हैं लेट्स से, और जैसे-जैसे हम डब्ल्यू की जो जैसे-जैसे रेगुलाइज़ेशन पैरामीटर की वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे, तो डब्ल्यू की जो है वो एक स्मॉल वैल्यू जो है उसको असाइन होगी, और ज़ी की वैल्यू जो है वो भी बिल्कुल स्मॉल आएगी, यानी कि ये ज़ी एक्सिस है हमारा, ठीक है? और ये एक्टिवेशन जो है ये अगर सिर्फ़ यहाँ पे दरमियान में ही रहेगी, डब्ल्यू की वैल्यू छोटी होने की वजह से, तो ये एज़ अ लीनियर फ़ंक्शन जो है एक्ट करेगा। तो जितने लीनियर फंक्शंस जो हैं एज़ अ लीनियर फंक्शन एक्ट करेंगे न्यूरॉन्स एक नेटवर्क के अंदर, उतना ही उसका इफ़ेक्ट जो है वो ओवरफिटिंग से वो जस्ट नॉर्मल की तरफ जो है वो चला जाएगा, ठीक है? तो ये भी एक आइडिया है कि क्यों रेगुलाइज़ेशन जो है वो प्रिवेंट करती है ओवरफिटिंग। दूसरी जो टेक्नीक है रेगुलराइज़ेशन की, दैट इज़ ड्रॉप आउट रेगुलराइज़ेशन। ड्रॉप आउट रेगुलराइज़ेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ जो न्यूरॉन्स हैं उनको ऑफ कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उनको टोटली ऑफ करने से क्या होता है कि बाकी न्यूरॉन से जो है वो सारे का सारा जो है वो फॉरवर्ड प्रोपगेशन हो रही होती है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसकी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। इसमें से एक इन्वर्टेड ड्रॉप आउट है। इन्वर्टेड ड्रॉप आउट के अंदर जो है, लेट्स से वी हैव टू अप्लाई अ ड्रॉप आउट विद एल इज इक्वल टू 3, ठीक है? थर्ड लेयर पे हमने लेट्स से ड्रॉप आउट अप्लाई करना है, और हम की प्रॉप जो है उसकी वैल्यू 0.8 रखते हैं। 0.8 का ये मतलब है कि 80% जो न्यूरॉन्स हैं उस लेयर के अंदर, लेयर 3 के अंदर, वो ऑन रहेंगे और बाकी जो हैं वो ऑफ हो जाएंगे। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इस तरह से पाइथन के अंदर हम ये एक रैंडम जो है वो नंबर्स जनरेट करवा के उसको चेक कर सकते हैं कि जो लेस देन की प्रॉब हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्टिवेशंस के साथ, ठीक है? वो ज़ीरो हो जाते हैं, तो वो वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो ऑफ हो जाते हैं, और इसी तरह से हम इसको स्केल अप कर देते हैं एक्टिवेशंस को, जो बाकी 80% एक्टिवेशंस बच जाती हैं उनको हम स्केल अप कर देते हैं। कैसे?
A3 को हम डिवाइड कर देते हैं कीप प्रॉप से और उसकी वैल्यू A3 में ही दोबारा जो है वो स्टोर कर देते हैं, ठीक है? और टेस्ट टाइम पे प्रेडिक्शन के लिए जो है वो ड्रॉप आउट हम यूज़ नहीं करते, ठीक है? तो इस तरह से हम ड्रॉप आउट को यूज़ करके भी जो है वो रेगुलराइज़ेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ड्रॉप आउट किस तरह से रेगुलराइज़ेशन करती है, इसका जनरली आइडिया ये है कि हम कुछ जो न्यूरॉन्स हैं उनको ऑफ कर देते हैं, ठीक है? और जो ट्रेनिंग हो रही होती है वो उसमें वेट्स जो हैं वो बाकी न्यूरॉन्स पे स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो हम किसी 1 या 2 या 3 न्यूरॉन्स पे जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहते। जो वेट्स हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि हर दफ़ा ट्रेनिंग का जो प्रोसेस चलता है तो उसमें डिफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं वो ऑफ होते हैं। तो किसी एक न्यूरॉन पे डिपेंडेंस नहीं रहती नेटवर्क की। इस तरह से लर्निंग हो रही होती है। तो इस वजह से भी ये रेगुलराइज़ेशन का इफ़ेक्ट जो है इसमें आ जाता है। इसी तरह से एक और तरीका जो है वो डाटा ऑगमेंटेशन का है। डाटा ऑगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि हम लेट्स से हमारी जो इमेजेस का डाटा है, कैट्स का लेट्स से डाटा है, तो उसको हम उसको रोटेट करके या उसको स्केल करके जो है कुछ और डाटा जो है वो जो है वो गैदर कर लेते हैं और उस डाटा को से हम उस डाटा से भी ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है? तो इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए भी हम जो है वो ओवरफिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। फाइनली हम ये कर सकते हैं कि हम अर्ली स्टॉपिंग यूज़ कर लें। अर्ली स्टॉपिंग जो है इसमें क्या होता है कि हम जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो हम ट्रेनिंग के दौरान ये देखते हैं कि टेस्ट सेट जो है उस पे कितना एरर आ रहा है हर आइट्रेशन के अंदर और इसी तरह से वैलिडेशन सेट जो है उस पे भी कितना एरर आ रहा है। तो जहाँ पे टेस्ट सेट से वैलिडेशन सेट का एरर जो है वो बढ़ने लगता है वहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से हम अर्ली स्टॉपिंग से जो है वो उससे भी ओवरफिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं।